हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया के चैप्टर द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर को कवर करने से पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या जो हमारा संविधान है, क्या ये इसका नेचर फेडरल है या यूनिटरी है। तो इसका आंसर ये होगा, जो हमारा संविधान है ये यूनिटरी और फेडरल का मिक्स ब्लेंड है। यानी कि यूनिटरी इसलिए कि जो पावर है वो एक हाथ में होता है, सेंट्रल के हाथ में। अगर फेडरल की बात करें, जो पावर का डिवीजन है दो भागों में होता है, पहला सेंट्रल और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। और जो ये दो गवर्नमेंट है, ये जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों ही सरकार जो है अपने अपने स्टेट्स में ये इंडिपेंडेंट होते हैं अपने अपने एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं जो हमारा संविधान है वो मिक्स ब्लेंड है फेडरल और यूनिटरी फॉर्म का। अब डिफरेंट ओपिनियंस क्या थे, एज पर डिफरेंट जूरिस के ओपिनियंस क्या थे, डिफरेंट ओपिनियंस क्या थे अलग अलग जूरिस के, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके रिगार्डिंग नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग तो क्या क्या ओपिनियंस है। सबसे पहला जो जूरिस थे केसी वेरे, इनका कहना था कि जो फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी फेडरल है बट फॉर्म है, फेडरल इन फॉर्म है बट यूनिटरी इन स्पिरिट है। फिर एक जूरिस थे आइवरी जेनिंग्स, इनका कहना था कि फेडरेशन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी फेडरेशन है बट जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटीज़ जो रेगुलेट होते हैं वो सेंटर से ही होते हैं। ये आइवरी जेनिंग्स का कहना था। तो और बहुत से जूरिस को मानना था ऐसा कि जो फेडरल जो है काफ़ी फेडरल है, ठीक है, मतलब यूनिटरी और फेडरल दोनों का ये मिक्स ब्लेंड है। अब बात करते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की। पहला यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होते हैं ना वो दो भाग में बढ़ते हैं, पहला तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। और ये जो सरकार है ये सब्जेक्ट के बेसिस पे काम करती है। तीन तरह के सब्जेक्ट होते हैं, तीन तरह की लिस्ट होती है। सबसे पहले सेंट्रल लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये तीन लिस्ट के ऊपर जो ये सरकारें काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो सेंट्रल लिस्ट के ऊपर काम करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर काम करती है, और ये दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर एक कंकरेंट लिस्ट के ऊपर काम करती है। अब हम बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा संविधान है वो सुप्रीम है, बाकी जितने भी पावर्स है ना, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव, वेदर इट इज लेजिस्लेटिव, वेदर इट इज जुडिशियरी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इन सबसे सुप्रीम है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत से पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, एवरीथिंग मेंशन है। और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारी सरकार को डायरेक्ट करते हैं कि एक अच्छा वेल कंट्री कैसे बना पाए, कैसे बना सके, कैसे रन कर सके। दैट्स वाई इन सारी पावर से ऊपर जो है हमारा संविधान है, जिसमें हर तरह के नियम, कायदे, कानून सब दिए गए हैं। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न होता है। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि जो नेचर होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्वॉल्व करता है, और ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, ठीक है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सुप्रीमेसी हमको मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो लिखा गया था इंग्लिश में बाय प्रेम बिहारी रायगढ़ के द्वारा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में प्रेम बिहारी रायगढ़ जो जी थे उन्होंने हमारे संविधान को इंग्लिश में लिखा था, और हमारे संविधान को हिंदी में लिखा गया था बाई, जो हमारे संविधान है उसे हिंदी में लिखा गया था बाई वसंत किशन समथिंग लाइक वैद्य। हाँ, वसंत किशन वैद्य जी ने जो है वो हमारे संविधान को हिंदी में लिखा था। तो हमारे संविधान जो है एक लिखित रूप में मिलेगा आपको। अब बात करते हैं रिजिडिटी का। तो हमारा जो संविधान है वो रिजिड होते हैं। अब रिजिड इसलिए होते हैं ताकि जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो बात ये है कि अमेंडमेंट से जो प्रोसीजर होते हैं ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, वो डिफिकल्टी हो, ताकि जो हमारे जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है स्ट्रेट में ना है। इसीलिए जो हमारा संविधान है रिजिड होता है। बट एट द सेम टाइम जो हमारा संविधान है फ्लेक्सिबल भी होता है कि वो अमेंड कर सके एज पर द चेंजेस ऑफ आवर सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस आएगा वैसे वैसे तो हमें वैसा नियम कानून भी लाना होगा ना। हम 20 साल 30 साल पुराना तो नियम कानून से चलेंगे नहीं। तो हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी इतना है कि हम अपने संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी इतना है कि हम अपने संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं एज पर द चेंजिंग सोसाइटी। और साथ में हमारा जो संविधान है रिजिड भी है ताकि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्टेट में ना है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा संविधान है वो दोनों ही मिक्सचर है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। अब लास्ट पॉइंट जो है ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट। जो हमारा जो कोर्ट है एज पर आर्टिकल 151, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैब्लिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का पहला नाम था फेडरल कोर्ट। 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तो फेडरल कोर्ट से इसका नाम सुप्रीम कोर्ट दे दिया गया। तो जो हमारा संविधान है ये फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश करता है, जिसमें हमारा संविधान है ये सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करता है, जिसमें इस कोर्ट को अंडर आर्टिकल 131 के तहत ये पावर मिलता है कि ये सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसे ये रिजॉल्व कर सके।
उसके बाद ऐसे कुछ प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो सपोर्ट नहीं करते हैं फेडरल प्रिंसिपल को। सबसे पहला जो है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। जो गवर्नर के जो अपॉइंटमेंट होते हैं ये सेंट्रल के हैंड में होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो हर स्टेट के जो गवर्नर है उसे अपॉइंट करता है, और ये जो पावर है प्रेसिडेंट की वो ये गारंट होता है आर्टिकल 155 में। तो जो गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यही जो गवर्नर है ये प्रेसिडेंट को आंसरेबल होते हैं। फिर एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं ना वो ये इंश्योर करते हैं जो स्टेट में जो कुछ भी जो मशीनरी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो रहा है, उसका फेलियर ना हो, और जो स्टेट हो वो प्रोटेक्ट रहे फ्रॉम बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। अब कुछ ऐसे प्रोविजंस भी है संविधान में जिसमें जो हमारे जो गवर्नर्स है, स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं उन्हें ये रिक्वायर्ड होता है कि वो कुछ स्टेट की जो लॉ है वो प्रेसिडेंट के एसेंट देने के लिए भेजें, यानी और ये जो प्रेसिडेंट के पास इनके ऊपर वीटो पावर होता है ओवर द स्टेट लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन सेकंड जो है पार्लियामेंट्री पावर टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये पावर इनको गारंटी किया गया है आर्टिकल 249। फिर इनके पास ये पावर होता है कि वो स्टेट के लिस्ट के किसी भी मैटर पर लॉ बना सके। अगर राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास करती है 1/3 मेजोरिटी से, मतलब कि अगर मान लो कि जो राज्यसभा है अगर वो ये रिजोल्यूशन पास करती है 1/3 मेजोरिटी से जो नेसेसरी होता है एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो ये पार्लियामेंट के पास ही पावर आ जाएगा कि वो किसी भी मैटर के ऊपर जो है स्टेट लिस्ट में किसी भी मैटर के ऊपर लॉ बना सकती है। सेकंड है पार्लियामेंट्री पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि न्यू स्टेट को बना सकते हैं, मतलब वो एक इंडिया के मैप को रिड्रॉ कर सके, न्यू स्टेट को अबॉलिश कर सके, उसका नाम दे सके, उसे बना सके या फिर अबॉलिश कर सके, या बाउंड्रीज को बना सके एग्जिस्टिंग स्टेट के। और ये सारी जो पावर है इसे गारंटी किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 2 और 3। फिर हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं जब ये इमरजेंसी लागू होते हैं तो जो सेंट्रल स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन है बहुत हद तक चेंजेस आ जाता है। जब प्रेसिडेंट को एक प्रेसिडेंट फाइंड दैट जो गवर्नेंस है स्टेट में वो एज पर दी प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से के हिसाब से जो स्टेट में जो गवर्नेंस नहीं चल रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो उस लेजिस्लेचर को वहाँ के लेजिस्लेचर को डिफॉल्ट कर सकता है, स्टेट की मशीनरी को हटा सकता है, और वो खुद को ही हिमसेल्फ अज्यूम एज पर द फंक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट फंक्शन। उसके बाद जाकर हम अगर इमरजेंसी की बात करें तो हमारा जो इमरजेंसी है 3 तरह के होते हैं। पहला तो इमरजेंसी कॉज्ड बाय वार, ये वार है, ठीक है, गलती से हो गया, ये वार है। और एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म रेबेलियन, इमरजेंसी कॉज फॉर वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म रेबेलियन आर्टिकल 352 में दिया गया है। फिर इमरजेंसी कॉज बाय द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट आर्टिकल 356 में है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो था यहाँ खत्म हो चुका है, और यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।